गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है पैरेलल एसी सर्किट्स। सीरीज एसी सर्किट्स हम पढ़ चुके हैं, अब पैरेलल एसी सर्किट्स पढ़ना है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है सीरीज एलसीआर सर्किट्स, लेकिन उसके आगे लिखा है रेजोनेंस सर्किट। अब वो सीरीज एलसीआर सर्किट के आगे रेजोनेंस सर्किट लिखा हुआ है, तो वो रेजोनेंस सर्किट सीरीज का कि पैरेलल का? तो पैरेलल में भी रेजोनेंस होता। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि आज तक वैसे इस पे कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, कभी पूछा भी है तो कोई छोटा मोटा आसपास का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम 1 घंटा पूरा यदि इसको दे दें तो हमारा काफी कुछ पैरेलल एसी सर्किट्स कवर हो जाएगा, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ना हो कि हम करने लायक स्थिति में ना हो। दूसरी चीज, कोई एक्स्ट्रा चीजें सीखनी नहीं, जो पहले से सीखी भी है वही की वही सीखे चीजें जो है वो थोड़ी सी इधर उधर करनी है, और उससे जो है वो हमको पैरेलल एसी सर्किट्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको सीरीज एसी सर्किट्स में जैसे पढ़ा आपने उसी के बेसिस पे चेंज क्या करना है बस उतना ही बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं बता रहा। तो देखें, कंपेयर कर रहे हैं हम। सीरीज एसी सर्किट के अंदर 3 चीजें लगी रहती है। एलसीआर, सीरीज एसी सर्किट में क्या क्या चीजें लगी रहती है? एलसीआर। तो ये एल लगा है, ये सी लगा है, और उसके आगे रजिस्टर लगा हुआ है आर, और नीचे एक एसी सोर्स लगा हुआ। यहां तक समझ में आई बात? अब पैरेलल एसी सर्किट में क्या होगा? यही का यही होगा। पैरेलल एसी सर्किट में क्या होगा? एक लगा रहेगा एल, उसी के नीचे एल के बाद सी, और उसी के नीचे पैरेलल में आर, और एसी सोर्स नीचे लगा रहेगा यहां पे। अच्छा, कोई बोलेगा कि क्या तीनों एक साथ लगाने जरूरी है? तो उसका आंसर ऐसा कुछ नहीं है। एल सी और आर में से तुम आर हटा दो तो एल सी का फॉर्मूला बन जाएगा, एल हटा दो तो आर सी का बन जाएगा, जैसे हम यहां करते थे। यहां भी हमारे पास जो फॉर्मूला था एल सी आर का, वो कंबाइंड फॉर्मूला है, जिसका पूरे को इंपीडेंस बोलते हैं, सर्किट का इंपीडेंस। तो इंपीडेंस मीन सर्किट का रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू जेड विच इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मान लो कि उसने बोला एक्सएल है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, z इज इक्वल टू एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसने बोला कि r नहीं है, एक्सएल एक्सी है, तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट, यानी कि हट जाएगा, तो x बराबर एक्सएल माइनस एक्सी। तो हम कोई भी एक चीज को हटा के दूसरे बचे हुए का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि तीनों को एक साथ ही पढ़ लिया। अब यहां पे देखें, सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीरीज में करंट सेम रहता है। ये करंट ऐसे बनाना नहीं चाहिए, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। तो करंट क्या होता है? सेम होता है। और इसका जो वोल्टेज होता है, सोर्स का वोल्टेज V, वो इसके ऊपर वोल्टेज अलग आता है VL, इसके ऊपर वोल्टेज आता है VC, और इसके ऊपर वोल्टेज आता है VR। आई बात समझ में? वोल्टेज सब पे अलग रहता है। पैरेलल में क्या होगा? तो इसका उल्टा, करंट सब में अलग रहेगा। इसमें से करंट जाएगा IR, इसमें से करंट जाएगा IC, इसमें से करंट जाएगा IL, और वोल्टेज जो इसके ऊपर आया है सोर्स के ऊपर, वो सब पे सेम रहेगा। तो यहां पे वोल्टेज इज सेम एंड करंट इज डिफरेंट। वोल्टेज सेम एंड करंट इज डिफरेंट। अच्छा, अगर मान लो कि इसका करंट I है, तो ऐसा मत सोचना कि I इज इक्वल टू IR प्लस IL प्लस IC। डीसी में होता था ऐसा। यहां पे अगर 10 एम्पियर का करंट है, 5 इधर से गया, 4 इधर से गया, तो बचा हुआ 1 इधर से जाएगा पक्का, काय में? डीसी में। एसी में ऐसा नहीं होता, एसी में फेज लगता है, इसलिए उसमें ऐसा भी तो नहीं होता ना एसी में कि यहाँ पे अगर मैंने बोला कि 100 वोल्ट है तो यहाँ 30 वोल्ट है, या 30 वोल्ट है तो यहाँ 40 वोल्ट होगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो हमको फॉर्मूले से निकालना पड़ता है कि VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसी तरीके से यहां ऐसी गलती मत करना कि I इज इक्वल टू IR प्लस IC प्लस IL मत लेना। I इज इक्वल टू IR प्लस IC प्लस IL नहीं लेना। ठीक है, वो निकालेंगे, कैसे निकालते हैं वो अभी देखते हैं। अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं इस जगह पर कि एक पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ एक फिगर पे बेस्ड है, और उस फिगर को बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ये भी बता देता है कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। ठीक है, लीडिंग कौन है, लेगिंग कौन है, कितने फेज से आगे चल रहा है। तो एक डायग्राम यदि इसका बन जाए
तो पूरा ये सर्किट सॉल्व हो जाता है। सिमिलरली एक डायग्राम यदि इसका बन जाए तो पूरा सर्किट पैरेलल भी सॉल्व हो जाएगा, तुमको 1 मिनट में समझ में आ जाए। देखें इसका डायग्राम पहले याद रखें। इसके अंदर इस जगह पे था करंट, और किसका करंट? तो सबका करंट एक जैसा। इस जगह पे था वोल्टेज इन रेजिस्टेंस, इधर था वोल्टेज इन इंडक्टर, एंड इधर था वोल्टेज इन कैपेसिटर। ऐसे ही था। अब यहां पे सब दूर करंट सेम था। करंट क्या था? सेम था। ठीक, यहां पे वोल्टेज सेम होगा, तो इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा तो इसके फेजर डायग्राम में यहां पे वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, और इधर साइड करंट, इधर साइड करंट। अब यहां पे वोल्टेज जो आ जाएगा वो सबका कॉमन वोल्टेज है, बिकॉज वोल्टेज सेम। यहां पे क्या था? करंट इज सेम, तो करंट बन गया था। यहां पे क्या है? वोल्टेज सेम, तो वोल्टेज बन गया। समझ में आई यहां तक बात? अब एक चीज ध्यान से सोच के बताओ कि अब यहां पे 3 करंट आएंगे, तो उसमें से एक करंट तो मैं यहां लिख देता हूं कि इस जगह करंट आएगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि रेजिस्टेंस का करंट वोल्टेज के साथ फेज में होता है। चाहे एसी हो, चाहे डीसी हो, चाहे सीरीज सर्किट हो, चाहे पैरेलल सर्किट हो, रेजिस्टेंस करंट के साथ, वोल्टेज और करंट साथ में ही चलते हैं रेजिस्टेंस में। ठीक है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट साथ में ही चलते हैं, चाहे सीरीज सर्किट हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे एसी हो, चाहे डीसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई और आर की ऐसी जोड़ी है जैसे वीरू और जय की जोड़ी शोले वाली है, साथ में ही चलेगी। ठीक है ना, हमेशा। तो किस किस के? वी और आई आर के बीच में इधर भी वही था, इधर भी वही था, बस अंतर यह है कि इधर आई आर लिख दिया, इधर वी आर लिख दिया। इट इज द वोल्टेज इन द रजिस्टर, इधर द करंट इन द रजिस्टर। अब मुझे एक चीज ध्यान से सोच के बताओ, यहां पे क्या आएगा? करंट आएगा, ये पक्की बात है। इधर भी करंट आएगा, पक्की बात है। यहां पे सी आएगा कि एल आएगा? यहां पे सी लिखूं कि एल लिखूं? इधर क्या था? वी एल था, नीचे क्या था? वी सी था, इधर वी आर था। ठीक, इधर वी एल था, या वी एल लिखूं कि वी आई सी लिखूं? मतलब आई एल लिखूं कि आई सी लिखूं? सोचो एक सेकंड के लिए। और क्यों ये भी सोचना, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया बस। चलिए अब समझे। यहां पे आएगा आई सी और यहां पे आएगा आई एल, ये इसका उल्टा है। ये वी एल है, ये आई सी है, ये आई सी है, ये आई एल। अब तुम बोलोगे उल्टा क्यों है? ठीक है, बेसिकली उल्टा नहीं है, सही है। ठीक है, यहां जो आना चाहिए था वो ही आया है। ऐसा क्यों? देखो ध्यान से समझो। तुम मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं इंडक्टर है, इंडक्टर, उसमें वोल्टेज आगे कि करंट आगे? वोल्टेज लीड या करंट लीड? बताओ क्या? तो यहां देखो, ये वो तो अभी अपन नया पढ़ना ही चालू किया, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। यहां से देख के बताओ, वोल्टेज लीड, करंट लैग, क्योंकि इसकी रैंक फर्स्ट होती है, इसकी रैंक सेकंड होती है, और ये थर्ड रैंक पे होता है पीछे। तो वोल्टेज लीड, करंट लैग्स। ठीक है, इसका मतलब वोल्टेज लीड्स, करंट लैग्स। ऐसे ही होना चाहिए ना? ठीक, चलो कैपेसिटर में बताओ क्या होता? कैपेसिटर में वोल्टेज लैग्स, करंट लीड, वोल्टेज लैग्स, करंट लीड्स। सही है। अब जो यहां होता है वही पैरेलल में भी होना चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट थोड़ी बदल गया। अरे जो इंडक्टर कॉइल थी, ये इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर कॉइल तो कॉइल ही रही ना, वो थोड़ी बदल गई आपस में। ठीक है, तो सेम का सेम कंसेप्ट इधर भी लगना चाहिए। अब यहां बताओ, फर्स्ट रैंक इसकी है, इसकी, सेकंड रैंक इसकी है, थर्ड रैंक इसकी है। ठीक, मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। कैपेसिटर में करंट लीड, वोल्टेज लैग, यहां पे ऐसे दिख रहा है ना, करंट लीड, वोल्टेज लैग, करंट लीड, वोल्टेज लैग। देख लो यहां पे लिखा करंट लीड्स, वोल्टेज लैग। आई बात समझ? जब तुम डायग्राम पलट रहे हो ना, इसको इधर साइड ले रहे हो तो ऊपर नीचे ही होना पड़ेगा। अब ये बता, इंडक्टर में क्या होता है? वोल्टेज लीड्स, करंट लैग्स। तो ये वोल्टेज लीड्स, करंट लैग्स इन इंडक्टर, वोल्टेज लीड्स, करंट लैग्स। सही है कि नहीं? तो इस हिसाब से ये इसका डायग्राम बन जाएगा। बस ये पैरेलल एसी सर्किट खत्म। बस इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं। ये जिसको आता है उसको ये पूरा अपने आप ही आ गया। ठीक है, अगर कोई पूछेगा फेज डिफरेंस कितने का है, कोई पूछेगा इंपीडेंस कितना है, कोई पूछेगा कि रेजोनेंस क्या हो रहा है, वो सब इतने से निकल जाता। तो ये आप डायग्राम बना लें। ठीक है, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं और फिर इसके सारे फॉर्मूले डिराइव करता जाता हूं।
चलिए पॉज का बटन दबाएं, डायग्राम बना लें। हो गया, चलिए मिटा रहा हूं। अब देखें, सीधे क्वेश्चन ही कराता हूं मैं तो। ये डायग्राम देखो, क्वेश्चन जिसको ये सीरीज आता है उसको अपने आप ही पैरेलल आ जाएगा, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं। और जिसको सीरीज नहीं आता उसको पैरेलल पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सीरीज ही नहीं आता तो पैरेलल पढ़ाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब दोनों ही केसेस में पैरेलल पढ़ाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पहले देखें, सीधे न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो कि उसने बोला कि लगा हुआ L, इसके बाद लगा C, उसके बाद लगा R और सोर्स लगा हुआ AC का। क्वेश्चन मैंने पूछा कि व्हाट इज I। यदि इसमें से करंट जा रहा है 0.3 एम्पियर का, इसमें से करंट जा रहा है 0. क्या ले लूं 4 एम्पियर का, और इसमें से करंट जा रहा है 0.8 एम्पियर का, बताइए व्हाट इज द करंट I। तो देखें यहां पे सबसे पहली चीज, करंट का नेट फॉर्मूला में निकालूंगा तो नेट करंट जाएगा किस साइड। ठीक है, तो ये वाला जो IC है ये IL से लड़ाई करता है। दे आर नॉट इन सेम फेज, फेज यानी किधर चल रहा है, किधर चल रहा है, उत्तर दक्षिण, पति पत्नी। ठीक है, तो ये अपोजिट चल रहा है। अपोजिट चल रहा है तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। दोनों की लड़ाई झगड़े में एक कोई जीतेगा, मान लो IC जीत गया तो ऊपर चला गया, IL जीता तो नीचे चला गया। सही है कि नहीं। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूं कि IL ज्यादा है IC कम है, तो यहां पे देख लो ना कौन ज्यादा है। IL ज्यादा है IC कम है, तो इसका मतलब ये जीता ये हार गया। तो इसका जो नेट बना वो क्या बना, ऐसा बना IC माइनस IL। ठीक है, पहले मैं करंट का जनरल फॉर्मूला बना देता हूं। फिर इस साइड क्या हुआ, ये हो गया IR। अब तुम्हें क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो ये दोनों को मैं वेक्टर जैसा ट्रीट करूंगा। वेक्टर जैसा ट्रीट करूंगा तो इसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, बीच में से। क्यों, क्योंकि मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। आई बात समझ में, रिजल्टेंट कहां से जाएगा, बीच में से, और जो बीच में से जाएगा उसी को हम करंट बोलेंगे। अब उसने बोला कि ये IL माइनस IC है, तो इधर साइड लिख लें इसको IL माइनस IC को, या फिर ऐसा सोच लें कि ये जो लिखा है और ये लिखा है ये दोनों एक ही बात है, और ये इधर है। तो इसके और इसके बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं तो इससे I मिल गया, I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये जो है वो IL माइनस IC है, तो IC माइनस IL है, कुछ भी कर लो, माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रूट में ही है, प्लस IR का स्क्वायर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू IC माइनस IL का होल स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला। पहले वोल्टेज का भी तो यही था, अरे V इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। सीरीज में वोल्टेज के लिए था, वही करंट के लिए आ गया। ठीक, अब निकाल लो इसके अंदर क्या डाले, तो करंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IC, दिस इज IC, ठीक है, दिस इज IL एंड दिस इज IR। तो IC माइनस IL इज 0.4 माइनस 0.8, कुछ भी माइनस कर लो किसी में से भी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.8 माइनस 0.4 होल स्क्वायर प्लस IR इज 0.3 का होल स्क्वायर। अब इससे निकलेगा I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अब सबको पता पड़ गया है कि इसका आंसर आने वाला है 0.5 एम्पियर। और जिसको नहीं पता पड़ा उसको पाइथागोरस आता नहीं है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट निकालोगे 5 ही आएगा ना, तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। करंट निकालना सीख गए 1 मिनट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और करंट का दे देता हूं, तुम लोग कर लो। आ तो गया ही है तुमको समझ में। तुम ही करना डायरेक्ट।
फाइंड आई आर। ठीक है, वैसे एरो बनाने नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आदत में आ गया इसलिए बना रहा हूं। ठीक है, तो दिखता है कि हाँ करंट बह रहा है। क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि करंट कभी इधर चलता है कभी इधर चलता है। चलिए बताएं फटाफट। ठीक, देखें, आई की जगह 25 एम्पियर, यहां 25 एम्पियर लिख देना, 25 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई सी माइनस आई एल। लेकिन आई एल है ही नहीं इसमें, दो ही का सर्किट है, तो आई सी ही रह गया, दैट इज 9 का स्क्वायर प्लस आई आर हमको निकालना। ठीक है, आई आर स्क्वायर। अब ये 25 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 625 बराबर 9 का स्क्वायर होगा 81 प्लस आई आर स्क्वायर। इसका मतलब आई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 81। 625 में से 81 जाएंगे, कितने बचेंगे? तो एक तो इधर हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, 544 का रूट, ये इसका आंसर आएगा। अब 544 कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है तो एक अप्रॉक्सीमेट रूट निकलेगा। अप्रॉक्सीमेट रूट निकलेगा तो कितना निकलेगा? ठीक है, अप्रॉक्सीमेट रूट कितना निकलेगा? तो एक रूट निकालने का थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूं, इससे अंदाज लग जाए कि कितना होना चाहिए। जैसे तुम क्या करा करो, ऐसे लिखा करो, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900। इसका मतलब तुम्हारा आंसर जो कि 544 है, 544 है, वो 544 इसके और इसके बीच में है, तो तुम्हारा आंसर 20 से ऊपर और 30 से नीचे। इसका मतलब 20 और 30 के बीच में। यहां तक समझ में आई बात? अब 20 और 30 के बीच में तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 22 के बाद 25 का स्क्वायर 625। इसका मतलब तुम्हारा आंसर 20, 21, 22, 23, 24 के बीच में। अब अगर ऑप्शन में इसके बीच में हो तो लगा देना वहां पर। ठीक है भाई, 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, हमको याद है। 20 का स्क्वायर याद है, इसका मतलब आंसर जो है वो 20-21 के बीच में कुछ होगा। तो एक आध कोई करके देख लो, जैसे इसका अगर याद हो तुमको 484 होता, 22 का कितना होता? 484। इसका मतलब आंसर 23, 24 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, 23 का आसपास, तो जो भी इसके आसपास हो, अप्रॉक्सीमेटली 23। मैं सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ एक अंदाज बता रहा हूं कि इसके आसपास होना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कर ले फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड द इंपीडेंस ऑफ ए LCR पैरेलल सर्किट। अब देखो, इंपीडेंस हम निकालेंगे तो एक ही बार में निकल जाएगा। तो कोई भी अगर उसने मान लो LCR की जगह LR ही दे दिया या LC ही दे दिया, तो एक चीज मिटाना, तो बची हुई 3 में से एक मिटाओगे, 2 में फॉर्मूला बन जाए। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द इंपीडेंस ऑफ एन LCR सर्किट। ठीक है, फाइंड द इंपीडेंस ऑफ ए LCR सर्किट। इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट। इंपीडेंस निकालना LCR सर्किट का, कैसे निकालें देखें। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे आसान तरीका फेजर बना लिया करो। ये फेजर, तो फेजर जो है वो बीच में से क्या जाएगा? करंट सब में एक जैसा होता है सीरीज में। ठीक है, लेकिन ये तो पैरेलल है तो वोल्टेज सेम होगा, तो वोल्टेज सेम, करंट इन रजिस्टर, करंट इन कैपेसिटर एंड करंट इन इंडक्टर। ठीक, यहां तक समझ में आई बात। अब हमारे पास फॉर्मूला है करंट निकालने का। करंट इज इक्वल टू एक्सएल IL माइनस IC का होल स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर विच इज इक्वल टू I स्क्वायर, एंड द I is the resultant of these three पैरेलल। अब क्या होता है कि पैरेलल में अगर लगा हुआ है LC और R, LC और R यदि पैरेलल में लगा है, तो उस केस में इसमें से जो करंट जाएगा वो IC, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V। इसमें से करंट जाएगा IL, जो वोल्टेज होगा वो V, वोल्टेज तो वही है सब में। इसमें से करंट जाएगा IR और जो वोल्टेज होगा वो V, और इसमें से जो करंट जाएगा वो I,
और जो वोल्टेज होगा वो भी V। ठीक है, अब इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंपीडेंस कहलाएगा, इंपीडेंस यानी कि Z, तो इसका Z निकलेगा। ठीक है, अब Z निकलेगा तो Z कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन इंडिविजुअल ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ, एक एक पे ओम्स लॉ लगाओ। सबसे पहले इतने हिस्से पे लगाओ। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, तो V की जगह V, विच इज इक्वल टू I की जगह आई सी, और इसका रेजिस्टेंस XC। V इक्वल टू आई आर XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसमें से IC की वैल्यू निकाल लो। IC इज इक्वल टू V अपॉन XC। ठीक, दूसरी बार ओम्स लॉ लगाओ इसके नीचे। V इज इक्वल टू आई एल, V इक्वल टू I, और इसका रेजिस्टेंस XL। इससे IL की वैल्यू निकाल लो। IL इज इक्वल टू V अपॉन XL। तीसरी बार लगाओ रेजिस्टेंस में, V इज इक्वल टू आई आर इंटू रेजिस्टेंस R। IR की वैल्यू निकाल लो। IR इज इक्वल टू V अपॉन R। हुआ सही। चौथे नंबर पे इस पे भी लगाओ, V इज इक्वल टू आई Z, यानी I बराबर क्या, V अपॉन Z। पूरे सर्किट पे लगा दिया, 4 बार लगा दिया, 1 2 3 4। चारों की वैल्यूज निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। चारों की वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करनी। ठीक है, वैल्यूज निकाल के पुट करनी। अब वैल्यूज जब निकाल के पुट करेंगे तो यहां नीचे थोड़ी जगह दिख रही है, यहां बना देता हूं। न्यूमेरिकल करने के लिए बोर्ड छोटे पड़ते हैं, इसलिए मेरे को डिजिटल बोर्ड न्यूमेरिकल के लिए बढ़िया है, लेकिन थ्योरी के लिए ये अच्छा है। तो I इज इक्वल टू क्या, V स्क्वायर बाय Z स्क्वायर। सही है कि नहीं? मैं पुट कर रहा हूं डायरेक्ट, देख लो जगह कम है इसलिए डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। I की जगह क्या पुट किया मैंने, V बाय Z तो स्क्वायर हो गया, V स्क्वायर बाय Z स्क्वायर, ब्रैकेट IL की जगह क्या पुट करूं, IL की जगह इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं, V स्क्वायर बाय Z स्क्वायर विच इज इक्वल टू IL का स्क्वायर लिखना है, प्लस इसके बाद IR का स्क्वायर भी लिखना। ठीक है, IL की जगह क्या लिखूं, V बाय एक्सएल माइनस IC की जगह क्या लिखूं, V बाय XC। ठीक, लास्ट IR की जगह क्या लिखना है, V बाय R। अब ध्यान से देखें, इसके पास V है, इन दोनों के पास V है, बाहर निकलेगा तो V स्क्वायर आएगा, इसके पास V स्क्वायर है, इसमें से V स्क्वायर, इसमें से V स्क्वायर कॉमन निकल के इससे कट जाएगा। बस तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया, 1 अपॉन Z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन XL माइनस 1 अपॉन XC का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा पैरेलल में, इसको बस ऐसे ही रहने दो, वहां पे अपन चेंज कर लेंगे जैसा क्वेश्चन आएगा। ये सबसे आसान फॉर्मेट लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये वाला जो महा फॉर्मूला है ये पैरेलल का महा फॉर्मूला आ गया। तो इसके भी 2 फॉर्मूला हो गए, एक करंट का हो गया, एक इसका हो गया। वोल्टेज तो सेम ही होता है। तो इट इज फॉर इंपीडेंस, ये इंपीडेंस के लिए है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्या बन गया, इंपीडेंस के लिए। अब इसके अंदर देखें कि अगर मैं सीरीज के फॉर्मूले से थोड़ा सा सोचूं, इसको कंपेयर करूं, तो सीरीज में क्या आया था, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आया था तुम्हारा सीरीज का फॉर्मूला। अब पैरेलल का क्या आया, ठीक है, पैरेलल का क्या आया, तो ये रूट अगर मैं यहां से हटाता हूं तो ये Z स्क्वायर होता है, इसको यहां से हटा देता हूं, यहां होता है, ये सीरीज हो गया। अब देखो पैरेलल में क्या हुआ, इसका 1 अपॉन हो गया, इसका भी 1 अपॉन हो गया, इसका भी 1 अपॉन हो गया, इसका भी 1 अपॉन हो गया। तो देखो सब 1 अपॉन हो गया। तो ये याद रखना आसान है ना, ऐसे सीरीज में ये है। अगर किसी ने पूछा कि भाई पैरेलल में क्या है, तो पैरेलल में सब 1 अपॉन हो जाते हैं। तो इट विल बी 1 अपॉन Z स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन XL माइनस 1 अपॉन XC होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा पैरेलल। क्लियर हुई बात? चलिए नोट कर लीजिए। अब तुम्हारे पास 2 महा फॉर्मूला आ गए, नंबर 1 नंबर की इक्वेशन, और ये 2 नंबर की इक्वेशन। करंट आ गया
Z आ गया, वोल्टेज सब में सेम ही रहता है, तो तीनों बातें निकल गई। चलिए उसके बाद देखें, हमको एक टॉपिक और पढ़ना है इसमें, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस आपने सीरीज में भी पढ़ा था, तो उसी से कंपेयर करा देता हूं तो आसानी से आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो रेजोनेंस के लिए एलसी सर्किट होना जरूरी है, आइडियल, ठीक है। प्रैक्टिकली तो एल में रेजिस्टेंस लगा रहता है, इसलिए वो एलसीआर सर्किट बन जाता है, लेकिन अगर अपन बात करें सिर्फ रेजोनेंस की तो एल और सी चाहिए। तो आइडियल रेजोनेंस सर्किट कंसिस्ट ऑफ एल एंड सी ओनली, ठीक है। तो यहां पे अपन लिख देते हैं आइडियल रेजोनेंस सर्किट, आइडियल रेजोनेंस सर्किट। अब इसमें दो पार्ट कर देता हूं, सीरीज एक और पैरेलल, कंपेयर करा देता हूं सम के सामने, ठीक है। तो सीरीज में एल लगा रहेगा और सी लगा रहेगा, और यहां पे लगा अपना एसी सोर्स, और रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल। इस साइड पैरेलल को कंपेयर कराएं तो पैरेलल में भी सेम दो कंपोनेंट्स, इधर एल इधर साइड सी, और जो करंट हम फीड करेंगे वो यहां से कर देंगे उसको। तो एल सी, इधर भी एल सी, सीरीज एंड पैरेलल। अब होता क्या है, हम ये बोलते हैं कि इस सर्किट का जो एक्स है, ठीक है, जेड जो है वो है अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और इस सर्किट का जो Z है वो बेसिकली Z ना होते हुए 1/z स्क्वायर है, जो कि यहां पे Z स्क्वायर था, 1/z स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू 1/xl होल स्क्वायर माइनस 1/xc होल स्क्वायर प्लस 1/r का होल स्क्वायर। क्या यहां तक सबको समझ में आ रही बात? अब सीरीज में हमने क्या बोला था कि R तो है ही नहीं, तो खैर उसको छोड़ ही दो। तो मान लो कि R है ही नहीं, क्योंकि ये तो अपन आइडियल ले रहे हैं, तो इसका भी R हटा दिया मैंने, इसका भी R हटा दिया, क्योंकि हमने आइडियल रेजोनेंस सर्किट लिया, रेजिस्टेंस नहीं है। अब हमने यहां क्या कंडीशन डाली थी कि अगर किसी तरीके से एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए, तो यहां पे भी यही बात करें कि अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए किसी तरीके से, तो Z की क्या स्थिति होगी? तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल और एक्सी की हो जाएंगे, तो कट जाएंगे, ठीक है। तो एक्सएल माइनस एक्सएल ही हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा कुल मिला के। इसका मतलब Z विल बिकम जीरो, और जब Z जीरो होता है तो V इज इक्वल टू आई जेड होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन Z होता है, और अगर Z जीरो होगा तो एनीथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। इसका मतलब इस सर्किट में इनफाइनाइट करंट दौड़ेगा, और ये क्या करेगा कि XL बराबर XC पे जो फ्रीक्वेंसी फीड कर रहे हैं हम उसको यहां पे, उस पे ये इनफाइनाइट करंट देगा, यानी कि जीरो रेजिस्टेंस देगा, जीरो इंपीडेंस देगा। अब अगर मान लो यहां हो गया बराबर, तो क्या होगा? यहां होगा तो 1/z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया, तो 1/xl माइनस 1/xl, दोनों बराबर ही हो गए। ये भी सी ले लो, ये भी सी ले लो, दोनों सी ले लो, कट गया, जीरो हो गया। तो 1/z स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी 1/z बराबर जीरो, तो z इज इक्वल टू 1/0 और एनीथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। इसका मतलब इस केस में z इंफिनिटी हो जाता है, और इस केस में z जीरो हो जाता है। और अगर z इंफिनिटी हो गया तो v इज इक्वल टू आई जेड से करंट विल बिकम जीरो, ठीक है। यहां पे v कुछ भी हो, नीचे अगर मैंने इंफिनिटी लिख दिया तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है, इसका मतलब करंट जीरो हो जाएगा, ठीक। यानी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट चीजें हो गई। अगर मैंने यहां पे एक्सएल बराबर एक्सी लिखा तो इसने भयंकर करंट भेजा, इनफाइनाइट करंट, भयंकर करंट। और यहां पे अगर मैंने एक्सएल बराबर एक्सी कर दिया तो उसने करंट भेजा ही नहीं, जीरो करंट कर दिया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया, इनफाइनाइट इंपीडेंस दे दिया। जबकि इसने जीरो इंपीडेंस दे दिया, इसने इनफाइनाइट इंपीडेंस दिया, इसने इनफाइनाइट करंट दिया, इसने जीरो करंट दिया। इसका मतलब इसने करंट रो की लिया। अब करंट रो की लिया तो इसका क्या उपयोग है? तो पहले ये पता हो कि इसका क्या उपयोग था।
तो इसका उपयोग ये था कि अगर मैं एक स्पीकर लगा दूं और यहां पे डिफरेंट वैल्यूज एंटीना से कैच करके यहां पे करंट बनवाऊं अलग अलग स्टेशंस के, तो जिस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी इससे मैच हो जाएगी वो रेजोनेंस में आएगा, तो उसमें हाई लेवल का करंट आएगा, तो स्पीकर बजने लगेगा और स्पीकर वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बजाएगा जिससे रेजोनेंस हुआ 98.4 हर्ट्ज या किसी से भी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये इसका काम था। तो इसमें जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई थी वो क्या आई थी, तो वो उसके लिए हमने बोला था कि एक्सएल एक्सी के बराबर करो तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करने से हमको मिला था ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, या तो ओमेगा के टर्म्स में ले लो या इसको 2 पाई एन लिखना चाहो। ठीक है, अगर इसको ओमेगा को 2 पाई एन लिखना चाहो तो 2 पाई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इसका मतलब एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी लिख दो। ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये किस केस की है, सीरीज की पैरेलल की, तो उसका आंसर है दोनों की सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इसमें भी तो हम बोल रहे हैं कि एक्सएल आर के बराबर एक्सएल एक्सी के बराबर हो, और इसमें भी तो हम बोल रहे हैं कि एक्सएल एक्सी के बराबर हो। दोनों में बात तो वही करी ना। अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो, एक्सएल एक्सी के बराबर हो तो या एक्सएल एक्सी के बराबर ही करा ना, तो ये दोनों के लिए ही सही है, दोनों के लिए ही यही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी जो यहां लिखा है। लेकिन दोनों सर्किट्स में अलग अलग बातें होगी। क्या होगी, तुमने यहां पे 100 तरीके की फ्रीक्वेंसियां फेंकी हैं, हजारों एफएम्स की फ्रीक्वेंसी फेंकी, हजारों मोबाइल फोन्स की फ्रीक्वेंसी फेंकी। इसने सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी चुनी, वो फ्रीक्वेंसी ली और उसका गाना बजाया है, उसकी आवाज बजाई जो कि इससे रेजोनेंस में थी। और इसमें जब हजारों फ्रीक्वेंसी भेजी जाएगी तो ये सबके गाने बजा देगी, पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को नहीं बजाएगी, करंट ही नहीं छोड़ेगी। अगर तुमने यहां पे एक स्पीकर लगा दिया तो इसमें करंट ही नहीं आएगा, और करंट नहीं आएगा तो स्पीकर में आवाज ही नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसने वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करी और इसने यही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट करी, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। ये एक्सेप्ट करता है उस फ्रीक्वेंसी को, कौन सी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को। ये बोलता है कि हाँ मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही चाहिए। ठीक है, और ये दूसरा वाला क्या बोलता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी छोड़ के कुछ भी दे दो सब चलेगी, पर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो लूंगा ही नहीं, वो रिजेक्टर सर्किट है। ठीक है, इट रिजेक्ट्स द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इसका क्या काम, तो जब अपन ने पहला वाला जो है उसका काम तो पढ़ लिया। पहला वाला जो है वो सिम कार्ड के में काम आता है। सिम कार्ड में कैसे काम आता है, सिम कार्ड बेसिकली एक एलसी सर्किट है, हजारों वेव्स जा रही हैं, हजारों फोन्स आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा वाला ही क्यों बज रहा है, क्योंकि तुम्हारे वाले की फ्रीक्वेंसी किसी एक वेव से मैच हो गई, जिससे मैच हो गई वो तुम्हें भेजी गई थी। ठीक है, अब जब तुम्हें भेजी गई थी तो मैच हो गई तो रेजोनेंस में आ गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, करंट बनाया, स्पीकर में से आवाज आने लगी, घंटी बजने लगी। अरे उठाओ ना फोन, घंटी बज रही। तो घंटी क्यों बजने लगी, क्योंकि रेजोनेंस में आ गया। ठीक है, अब यहां क्या होएगा कि हजारों फ्रीक्वेंसीज भेजी जाए, ये सब एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या एक पर्टिकुलर नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बताओ क्या काम आएगा, वो काम आएगा कॉल बार करने के लिए। यदि कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है, जबरदस्ती फोन लगा रहा, हेलो मैं फलानी कंपनी से बोल रहा हूं, हमारा प्रोडक्ट खरीदा, पता है कि रोज बोर करता है, तो तुमको उसको रिजेक्ट करना है, तो तुम उसको क्या कर देते हो, अपन उसको क्या बोलते हैं कि हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉक करते कैसे हैं, इस सर्किट की मदद से। इस सर्किट की मदद से हम इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्टर सर्किट में फेंक देते हैं। रिजेक्टर सर्किट बोलता है किसी का भी फोन आएगा ले लूंगा, पर ये पर्टिकुलर नंबर से जो फोन आएगा, जो फ्रीक्वेंसी से फोन आएगा, इसको नहीं लूंगा। तो इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। क्लियर हुई बात। तो ये दोनों सर्किट्स पास पास लिख दिए तो समझ में आ गए। एक बोलता है फ्रीक्वेंसी लूंगा, वो पर्टिकुलर, बची हुई कुछ नहीं लूंगा। ये बोलता है बची हुई कोई भी दे दो, वो वाली पर्टिकुलर नहीं लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस। तो लिख लें इसको आप। अब देखो, इसके बाद
अगर वो बोलता है कि आइडियल नहीं है, ठीक है, आइडियल नहीं है तो फिर क्या होगा? तो इसके अंदर तो हमने बोला कि आइडियल नहीं है, तो एल के आगे आर लग जाएगा, तो सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है ये तो कट के जीरो हो जाएंगे, आर बच जाएगा, तो जेड बराबर आर हो जाएगा। अब अगर उसने बोला कि इधर आइडियल नहीं है, इधर आइडियल नहीं है, तो ये वाली जो सर्किट है इस वाले केस में फिर ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी तुम्हारा, जो Z आएगा वो Z चेंज हो जाएगा, लेकिन उस केस में क्या होगा देखो, L के साथ पैरेलल में नहीं आएगा वो। मतलब कोई बोले कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा तो ये नहीं कर पाएगा वो। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगता है जब L, C और R पैरेलल में होते हैं। जब ये आइडियल नहीं है तो इसका रेजिस्टेंस तो इसके पड़ोस में लिखना पड़ेगा, पड़ोस में लिखना पड़ेगा, तो वो तो सीरीज में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जिसमें आधा हिस्सा सीरीज है, जिसमें रेजिस्टेंस और L तो सीरीज में है और ये दोनों मिलके C के साथ पैरेलल में है। तो ऐसे तो फिर हजारों सर्किट्स बनते जाएंगे। कैसे? L और C पैरेलल, R सीरीज, ये दोनों पैरेलल, ये इसके साथ सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये पैरेलल, ऐसे तो बनते ही जाएंगे और फिर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतना समझा दिया है कि तुम वहां पे क्वेश्चंस कर पाओ। और स्पेशली ये वाला रेजोनेंस का केस याद रखना, ठीक है ना, ये रेजोनेंस का केस याद करना। और ये वाला जो है सीरीज का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर भी पैरेलल में याद रख लेना कि सेम फ्रीक्वेंसी वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन ये सब आइडियल केसेस हैं। अब अगर मान लो कि कोई बोलेगा कि ऐसे सर्किट सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये हम लोगों ने करे हुए, मैंने इंजीनियरिंग करी है तो उसके अंदर जो है पढ़ाते थे इसको कॉम्प्लेक्स उससे करते हैं, एलजेब्रा से। कॉम्प्लेक्स यानी मैथ्स का एक टेक्निक है, z इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है, जहां पे i इमेजिनरी नंबर है तो एक एक्सिस पे हम ले लेते हैं रियल नंबर्स, एक एक्सिस पे ले लेते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इसमें एक एक्सिस पे ले लेते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट्स, एक पे ले लेते हैं नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स, और उसको फिर मैथ्स लगा के सॉल्व करते हैं। लेकिन वो अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो हमारे काम का जितना है उतना मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद एक आध क्वेश्चन करा देता हूं। ये इतनी थ्योरी याद रख लेना, सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए चलिए हम बोर्ड पे देखें। सबसे पहले तो एक ये नोट कर लें, नॉन आइडियल इंडक्टर रेजोनेंस सर्किट अगर आएगा ही नहीं, वैसे तो 99% नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये जैसे इतना फॉर्मूला होता है ना 1/2 इसमें r² लग जाता है। और अगर उसका इंपीडेंस में देखें तो L अपॉन CR हो जाता है। और अगर आइडियल होता है तो उसमें R होता ही नहीं है। जब R नहीं होता है तो ये R को हटाओगे तो R को 0 रखोगे, और एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट होता है। तो आइडियल के केसेस में इनफाइनाइट आया था ना हमारा, तो ये आइडियल के केस में इनफाइनाइट आता है। और नॉन आइडियल के केस, नॉन आइडियल इंडक्टर हो, नॉन आइडियल अगर इंडक्टर हो तो ये आता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बीच में याद रखना, एडमिटेंस कभी भी पूछे तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस, ठीक है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस। और ये सभी में सीरीज पैरेलल सभी में एक ही चीज होती है। कभी एडमिटेंस पूछे तो वो रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस, ठीक है। सिर्फ नोट कर लीजिए इसको, कुछ काम का नहीं, ये काम का है, ये काम का नहीं है, ठीक है, फिर भी नोट कर लो। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन देखें, पॉज दबा दें, लिख लें क्वेश्चन। देखें यहां पे, बोथ सर्किट हैव सेम इंपीडेंस एंड पावर फैक्टर, ठीक है, बोथ सर्किट हैव सेम इंपीडेंस एंड पावर फैक्टर, फाइंड आर एंड एक्स, आर एंड एल, आर एंड एक्सएल है वो एक्चुअली, आर एंड एक्सएल, ठीक है। तो इसका सीरीज का और इसका पावर फैक्टर सेम है। अब कोई बोलेगा पावर फैक्टर का फॉर्मूला पैरेलल का नहीं बताया, पावर फैक्टर का फॉर्मूला पैरेलल का डिराइव कर लेना ना। अरे वही ट्रायंगल बना के, इंपीडेंस ट्रायंगल बना के, भाई इसमें करंट बन जाएगा, इसके अंदर जो वोल्टेज में बनता था इसके अंदर करंट में बन जाएगा। नहीं हो तो बता देता हूं, 1 मिनट लगेगा। देखिए कैसे, पैरेलल के अंदर यदि बनाओगे तो पैरेलल में ऊपर क्या था, ऊपर था IC, ठीक है, इधर साइड क्या था IR, और नीचे क्या था IL था। अगर किसी ने बोला कि इसका पावर फैक्टर बताओ क्या है, तो पावर फैक्टर बताओ, तो सबसे पहले तो IC IL से लड़ाई करेगा, तो IC IL से लड़ाई करेगा तो ऊपर बचेगा क्या, IC माइनस IL, और ये हट गया, ठीक, यहां तक समझ में आई बात। अब कुछ नहीं, अब इसका वो बना लेना, ये यहां से यूं बनाना, ये यहां से यूं बनाना, बीच में जाएगा I, ये आई है, और ये वाला तुम्हारा फाई है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, विच इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में कॉस फाई निकालना है तो ये वाला हो जाएगा IC माइनस IL, तो कॉस फाई इज
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस विच इज इक्वल टू आई आर, और हाइपोटेन्यूज इज आई, तो ये आई, जहां पे आई क्या है, तो आई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस आई सी, आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर, ये हो गया। किसी ने पूछा tan फाई निकाल दो, क्योंकि tan फाई सबसे आसानी से निकलता है, वो निकाल लिया करो पावर फैक्टर की जगह। तो tan फाई इज दिस अपॉन दिस, दैट इज आई सी माइनस आई एल अपॉन आई आर, जो कि पहले क्या चलता था, पहले यही का वोल्टेज में होता था। tan फाई अगर मैं इसके लिए बोलूंगा तो इसके लिए tan फाई होगा VL माइनस VC, या VL माइनस VC या VC माइनस VL, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई VR। ये फॉर्मूला था tan फाई का, ठीक है, जो अब करंट में चला गया। जो चीजें वोल्टेज में थी वो सब पैरेलल में करंट में चली गई। तो ये क्वेश्चन इसने पूछा है कि अगर ये हिस्सा का पावर फैक्टर और दूसरा इंपीडेंस इसके बराबर है, तो ये बताएं कि इसकी वैल्यू क्या है, एक्सएल की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है। ठीक है, सीरीज वाले का पावर फैक्टर और सीरीज वाले का इंपीडेंस किसके बराबर है, इसके बराबर, पैरेलल। तो पहले सीरीज का निकाल लेते हैं, ठीक है, तो पहले इसका z निकाल लेते हैं। z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सीरीज का फॉर्मूला, जिसमें से उसने बोल दिया कि कैपेसिटर तो है ही नहीं, कैपेसिटर अगर है ही नहीं तो कैपेसिटर हटा दो, तो ये हटा दिया। अब क्या बचा, एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका जो z आएगा इट इज इक्वल टू एक्सएल, एक्सएल इज दिस 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आर, आर यानी 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 5 आ गया, 5 ओम आ गया z। अब जो z इसका है ना वही इसका है, तो इसका z आ गया 5 ओम्स। क्लियर हुई बात, एक बात निकली। दूसरी बात बोल रहा है कि जो पावर फैक्टर इसका वही पावर फैक्टर इसका। अब पावर फैक्टर cos फाई बराबर है तो tan फाई भी बराबर होंगे, तो अपन काहे को cos फाई के चक्कर में पड़े, हम tan फाई निकाल लेते हैं ना, वो आसानी से निकलता। तो ये इसका tan फाई निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब tan फाई में ध्यान रखें कि इसको मैं यहां से मिटाऊंगा तो इट विल बी एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन एक्सआर, एक्सआर मतलब सिर्फ आर। ये भी तो है ना रेजिस्टेंस के टर्म्स में अगर लिखे जाए तो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में निकाला जाए तो मैं इसका tan फाई निकाल लेता हूं। tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल इज 4, एक्सी है ही नहीं, अपॉन आर इज 3। इसका मतलब इसका tan फाई 4/3 है, तो जब इसका tan फाई 4/3 है तो इसका भी वही होगा। जब cos फाई सेम है तो tan फाई भी सेम है, तो इसका भी tan फाई क्या होगा, 4/3 होगा। ये दो बातें अपने पास आ गई। अब इसका काम खत्म हो गया। इससे बस वो ये पूछना चाह रहा था कि भाई तुम्हें सीरीज के फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते, कि जबरदस्ती पैरेलल पढ़ने लग गए जो सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में वो ढंग से आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो हमको आ गया, अब वैसा का वैसा पैरेलल में भी होगा ये बोल रहा है। अब पैरेलल के कंसेप्ट लगा देंगे, ठीक। तो यहां तक नोट कर लें, फिर मैं मिटा रहा हूं उसको। लिख लिया, तो ये मिटा देता हूं इधर साइड। अब ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी मिटा रहा हूं। अब ये बताओ कि एक्सएल एक्सी के टर्म्स में पूछिए उसको, तो tan फाई एक्सएल एक्सी के टर्म में क्या होगा। तो सीरीज में क्या था, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर था, तो पैरेलल में tan फाई क्या होगा, 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी अपॉन 1/r। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। अरे जब अपना रेजिस्टेंस ही 1/1 करके आया था, तो ये जब सीरीज का फॉर्मूला है ऐसा, तो ये पैरेलल का ऐसा बनेगा ना 1 करके, ठीक है। नहीं आया समझ में तो यहां से देख लेना। I इज इक्वल टू V/R करोगे इसको तो V/XL करोगे, फिर यहाँ पे V/XC करोगे, फिर नीचे V/R करोगे, V कैंसिल हो जाएगा तो V/R का 1/R बच जाएगा, यहाँ पे 1/XC बच जाएगा, वहां पे 1/XL बच जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना इसका, ठीक। तो पैरेलल में tan फाई ये है, और वो ये बोल रहा है कि भाई tan फाई और Z इस सर्किट के लिए भी वही है। तो अब मैं इसको भी मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मिट गया। अब से पैरेलल की बात करते हैं, तो इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा दें, क्योंकि अब अपन पैरेलल की बात कर रहे हैं। पैरेलल में Z क्या है, Z,
तो z तो था 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा था 1 बाय जेड स्क्वायर। अच्छा, इस वाले में चूंकि C है ही नहीं तो ये कैपेसिटर के चक्कर में पड़ना नहीं, ना ही यहां कैपेसिटर के चक्कर में पड़ना। तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो गया? ये वाला फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। और tan फाई का फॉर्मूला क्या हो गया? तो tan फाई इज इक्वल टू आर अपॉन एक्सएल हो गया। देख लो भाई ध्यान से, ये एक्सएल नीचे गया या आर नीचे, टोटल ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये इस सर्किट के लिए ये Z निकालेगा, इस सर्किट के लिए tan फाई निकालेगा, जो कि उसने पहले ही बता दिया क्या है, ठीक है। तो अब पुट करने की बारी आ गई, तो पुट करो इस वाली इक्वेशन में Z पुट करो, तो 1 अपॉन 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों ही हमें नहीं पता, ये इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ रहा हूं, और दोनों ही पूछे उसने, एक्सएल और आर। यहां से लेके आते हैं, इसमें अपन डालते हैं tan फाई की जगह 4 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू आर अपॉन एक्सएल, ठीक है। इससे तुम्हें आर की वैल्यू मिल जाएगी या एक्सएल की वैल्यू मिल जाएगी। एक्सएल इज इक्वल टू 3r बाय 4, पुट इन 1, पुट इन 1, दिस इज 1, ठीक है। तो ये जो एक्सएल की वैल्यू उधर आई 3r बाय 4, इधर पुट करनी है। कहां पुट करनी है? इसकी जगह एक्सएल की वैल्यू। तो हो जाएगा अपना 1 अपॉन 5 स्क्वायर इन 1 अपॉन 25 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल। एक्सएल इज 3r बाय 4, देखते जाओ राइट पे, 3r बाय 4, 3r बाय 4 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, दैट विल बी 4r स्क्वायर, सॉरी 9r स्क्वायर बाय 16, 9r स्क्वायर बाय 16 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया कुछ? ये जो एक्सेल है ना, इस एक्सेल को यहां पुट कर दिया है। अब इसके बाद इसका 16 ऊपर गया, तो ये 16 ऊपर गया, तो ये 16 यहां लिख दिया मैंने, यहां से हटा दिया, ये हट गया। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन। 16 बाय 9 प्लस 1 का एलसीएम आएगा 9, और 16 प्लस 9 इज 25, ये ऐसा हो गया। इससे आर स्क्वायर मिलेगा, आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 625 बटे में 9, ये 25 इंटू 25 625, ये 9 और आर स्क्वायर इधर, इसका मतलब आर इज इक्वल टू 25/3, ये आंसर आ गया ओम्स में। और जब तुम्हारा आर आ गया तो आर और एक्सएल में रिलेशन है हमारे पास, एक्सएल इज इक्वल टू 3r बाय 4, ये आर को पुट करेंगे इसमें, तो एक्सएल इज इक्वल टू 3/4 इंटू आर, आर इज 25/3, 3 से 3 कैंसिल, तो एक्सएल इज इक्वल टू 25/4 ओम्स। ये दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया? क्या कंपेयर किया सीरीज को पैरेलल में, एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन समेट गए, ठीक है। सीरीज, पैरेलल, पावर फैक्टर, उसके बाद करंट, वोल्टेज सब निकल गया, सीरीज पैरेलल कंपेयर भी हो गया, ठीक है। बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है पैरेलल के क्वेश्चंस, ठीक है। रेजोनेंस वाला जरूर उसमें याद रखना कि उसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। अच्छा, उसका अगर डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा ना, ठीक है, किसका? करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो उसका यूं आएगा डायग्राम, ठीक है। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? यूं करके ऐसे, क्योंकि उसका करंट 0 हो जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, और ये जो N0 है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। और ये किसका डायग्राम बनाया मैंने? पैरेलल वाले का। पैरेलल में करंट ज्यादा रहता है, कम हो जाता है, फिर इधर हो जाता है। यही अगर मैं सीरीज का बनाता डायग्राम, तो सीरीज का बनाता इसका उल्टा डायग्राम बनता, ठीक है। याद आ रहा है इसलिए एक बार इधर साइड में बना देता हूं। सीरीज में बनाते हैं ना, तो ये यूं करके एक्सेप्टर बन जाता है ये, तो ये करंट मैक्सिमम था, ऐसा अपन ने पहले बना लिया था। ये सीरीज रेजोनेंस है और ये पैरेलल है, ठीक, नोट कर लें।
तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैरेलल सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, जिसको सीरीज आता हो पैरेलल को कंपेयर करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा वहां पे, यदि आ गया तो। ठीक है, नहीं आएगा वैसे तो भी आया नहीं, लेकिन अगर आ गया तो आपको सॉल्व करने लायक हो गए। 40-50 मिनट आपने दिए जीवन के, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए तो वो आप ही कर पाओगे, बाकी के नहीं कर पाएंगे, बाकी के छोड़ के आएंगे क्योंकि पैरेलल सिलेबस में नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उसके बाद। चलिए।